दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अध्याय 6 उत्तर वैदिक काल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। हम फुल डिटेल से इसमें पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में आर्यों का विस्तार। क्या है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में आर्यों का विस्तार। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। उत्तर वैदिक काल इतिहास मुख्यतः इतिहास उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी ऋग्वैदिक काल में के बाद हुई है। किसके? ऋग्वैदिक काल के बाद। ऋग्वैदिक काल के बाद कौन सा काल आया है? उत्तर वैदिक काल। फिर हमारा उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना की गई हुई है। फिर आगे ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। कौन सा? ऋग्वेद संहिता। गाने के लिए ऋग्वेद सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया तथा इसे पद्य संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। किसका? ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर, किसको? सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया और इस पद का संकलन का नाम क्या पड़ा? फिर सामवेद संहिता पड़ा। फिर आगे हमारा उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त और 2 संकलन यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता तैयार किए गए। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। किसमें? अथर्ववेद में। फिर आगे हमारा वेदांग सूत्र। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया। कितने भागों में? 6 भागों में। फिर जिसे वेदांग कहा गया। किसको कहा गया वेदांग? सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया जिसे वेदांग कहा गया है। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विद्याएं है। क्या है? वेद की सहायक विद्याएं। ये वेद के अर्थापन, अर्थ के ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। फिर संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र कहा जाता है। किसके? छोटी शैली के कारण। इनकी संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है ये दे रखी है इसमें। वेदांग शिक्षा, ध्वनि शास्त्र। अर्थ क्या है? ध्वनि शास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ। प्रतीक साख्य शौनक, कल्पसूत्र धार्मिक आचार शास्त्र, आश्वल्यायन स्रोत सूत्र। ये देख लो आप। व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, पाणिनि ने। फिर है निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र, निरुक्त महर्षि यास्क। छंद माप सिद्धांत, छंद सूत्र पिंगल ऋषि। और फिर ज्योतिष, खगोल विज्ञान। ये सारे हैं। उत्तर वैदिक क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ तक फैला था ये देख लो आप। गंगा यमुना दोआब। फिर आगे वैदिक संहिताओं के बारे में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वैदिक संहिताओं के बारे में जो ग्रंथ लिखे हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है। क्या है? वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है। फिर सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में रचे गए। किसमें? उत्तरी गंगा के मैदान में। वैदिक कालीन क्षेत्र से चित्रित धूसर मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? धूसर मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था। लोहे के हथियारों का प्रयोग किया जाता था। और किसका? लोहे के हथियारों का भी। फिर आगे हमारा सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग 1500 ईस्वी पूर्व उत्तरी गंगा की हमने पढ़ लिया। ये भी हमने पढ़ लिया अभी। फिर है पंजाब से आर्य यमुना गंगा दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। किसमें? पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। फिर 2 प्रमुख कबीले भरत और पुरु एक होकर कुरु नाम से विदित हुए। किससे?
कुरु नाम से कौन कौन? 2 कबीले, भरत और पुरु। फिर कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसने किया था? कुरुओं ने किया था दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार, जिसको कुरुक्षेत्र के नाम से जाने लगा। कुरुक्षेत्र का अब हरियाणा में है। फिर आगे कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर, दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई। किस पर? दोआब के ऊपरी भाग व मध्य भागों पर फैल गई। तब उन्हें हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। किसने तब बनाया था? कुरु पांचालों की सत्ता जब दिल्ली क्षेत्र और उनके ऊपर फैल गई थी, बीच वाले भाग पर सभी पर फैल गई थी, फिर उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ पे है? मेरठ जिले में स्थित है। फिर है उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते 600 ईस्वी पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्व उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैले। किस में फैले? पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गए। फिर हमारा आगे वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो तांबे के औजारों और काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। किसका? तांबे के औजारों और काले व लाल मिट्टी के बर्तनों का। फिर उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। वैदिक आर्य लोग, प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे। क्या थे? वैदिक आर्य लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। फिर पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वे दूध, मांस, चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। फिर है गो शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ गाय है। क्या है? गाय है। धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे। किसको? धनी व्यक्ति को। और बेटी को दुहित्री कहते थे। ये गाय के ही पर्यायवाची है। फिर है जिसका अर्थ गाय का दूध दूहने वाली, गाय का दूध निकालने वाली। फिर गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ गायों की खोज करना। क्या है? गाय की खोज करना। परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। फिर आगे हमारा अर्थ ये हमने पढ़ लिया। फिर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के साक्ष्य कर्नाटक के धारवाड़ जिले से मिले। किससे मिले? कर्नाटक के धारवाड़ जिले से। मृतकों के सब 7 कब्रों में गाड़े गए लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में खुदाई से निकले। फिर आगे इसी काल में पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लोहे का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लौह धातु को श्याम और कृष्ण अयस कहा गया। क्या कहा गया? लौह धातु को श्याम और कृष्ण अयस कहा गया है। फिर उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बना। ये लोग खेती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ करते थे। इसमें यह भी कहा गया कि हल चलाने के लिए 6 से 8 जोड़ी बैल उपयोग में लाए जाते थे। कितने? 6 से 8 जोड़ी। फिर आगे उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बना। ये पढ़ लिया यहाँ तक हमने। फिर लोहे के कृषि औजार कम पाए गए। वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12, 24 तक की संख्या में बैलों को हल में जोते जाने की चर्चा हुई। फिर जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। किससे होती थी? लकड़ी के फाल वाले हल से। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन है। कृष्ण का भाई बलराम हलधर कहलाता। क्या कहलाता था? हलधर कहलाता था, क्योंकि हल उनका अस्त्र था। क्या था? उनका अस्त्र था। फिर वैदिक काल के लोग जौ उपजाते थे। क्या उपजाते थे? जौ उपजाते थे। फिर परंतु इस काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल हो गई। क्या हो गई थी? वैदिक काल में चावल और गेहूं। फिर वैदिक काल में लोगों का चावल से परिचय पहले दोआब में हुआ। किस में हुआ था? दोआब में। फिर वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीहि मिलता है। क्या मिलता है? व्रीहि मिलता है। उत्तर वैदिक काल के लोग अनेक प्रकार की तिलहन फसलें पैदा करते थे। क्या करते थे? तिलहन फसलें। फिर 1500 ईस्वी पूर्व के तांबे के अत्यधिक
औजारों के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले। किस में मिले? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते। किसके? राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का उपयोग करते। फिर तांबे की वस्तु चित्रित धूसर मृद भांड स्थलों में पाई गई। बुनाई केवल स्त्रियां करती थी। कौन? स्त्रियां करती थी। ये काम बड़े पैमाने पर होता था। फिर आगे हमारा शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का प्रथम बार जिक्र हुआ। किसका? महाजनी प्रथा का। तथा शुद्ध खोर को कुशीदिनी कहा गया। क्या कहा गया? कुशीदिनी, कुशीदिन। फिर उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। कौन कौन से? काला लाल मृद भांड, काली पॉलिशदार मृद भांड और चित्रित धूसर मृद भांड और लाल मृद भांड। ये दोबारा से आ गया। चित्रित धूसर मृद भांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक है। चित्रित धूसर मृद भांड वाले सत्रों में कांच की निधियां हैं। कांच की निधियां और चूड़ियां मिली है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का उल्लेख है। किसका? फिर खेती और विविध शिल्पों की सहायता से उत्तर वैदिक काल के लोग स्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए थे। लोग कच्ची ईंटों और लकड़ी के खंभों पर टिके मिट्टी के घरों में रहते थे। चूल्हे और अनाजो धान से प्रतीत होता है कि चित्रित धूसर मृद भांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही थे। ये कृषिजीवी और शिथिरवासी थे। सिक्कों का प्रचलन निष्क शतमान कृष्णवर्त वृषणल के रूप में होता था। फिर आगे निष्क की तौल 4 सूर्णों के बराबर 1 स्वर्ण 320 रति। आप पढ़ लेना। ये इतने समुद्र यात्रा का उल्लेख मिलता है। फिर आगे राजनीतिक संगठन के बारे में, कैसे राजनीति होती थी वैदिक काल में। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था तथा कुलीनों व ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया और राज्यों की आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली होता गया। फिर राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सर्वप्रथम इसी समय प्रचलन में आया था। कौन सा शब्द? राष्ट्र शब्द कब प्रचलन में आया? वैदिक काल में। फिर ये आप देख लो, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली ये दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। राजा राजसूय यज्ञ करता था जिसे यह समझा जाता था कि दिव्य शक्ति मिल गई है। क्या मिल गई है? दिव्य शक्ति मिल गई। राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है राज के संस्कार है। यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। किससे? सिंहासन से। फिर इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्रों से सुसज्जित होकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। यह 1 वर्ष तक चलता था। बाद के दिनों में इसे सामान्यतः अभिषेक तथा सीमित कर दिया गया। राजसूय का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? ऐतरेय ब्राह्मण में। राजसूय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को 24,000 गाय दान में दी जाती थी। कितनी? 24,000। अश्वमेध यज्ञ, राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में गुजरता था उन सारे क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। फिर अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ घोड़े की बलि है। यह राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, मतलब कि अपनी राजनीति को फैलाना था। फिर चुने हुए 400 योद्धा मार्ग में उस घोड़े की रक्षा करते थे। कितने योद्धा? 400, ताकि यदि कोई राजा उसे पकड़ ले तो उस राजा से युद्ध किया जा सके। वर्ष समाप्त होने के साथ ही उस घोड़े को राजधानी लाया जाता था, उसकी बलि दी जाती थी। यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। फिर उत्तर वैदिक लोग वाजपेयी यज्ञ भी करते थे, रथ दौड़ बोलते जिसको, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। फिर वाज का शाब्दिक अर्थ शक्ति का पान है। क्या है? शक्ति का पान। यह शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। यह 17 दिनों तक चलता था। ये यज्ञों के बारे में ही दिया हुआ है सारा।
अग्निष्टोम यज्ञ देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि में पशु बलि दिया जाने वाला यज्ञ था। यह एक यज्ञ एक दिन ही चलता था। इस एक दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर और शाम को सोमरस का पान किया जाता था। इस यज्ञ के पूर्व यागिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस काल में कर नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था। इसके संग्रह और संचय के लिए एक अधिकार कार्य होता था जो संग्रहित कहलाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। कितना? 16वां भाग। राजा अपने कर्तव्य के संपादन पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों की सहायता लेता था। उत्तरवेदी काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के युवाओं के दल भर्ती कर लिए जाते थे। फिर आगे सामाजिक संगठन। उत्तरवेदी काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। फिर अब ब्राह्मण वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए और अपने लिए भी धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों, त्योहार या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे तथा उसके स्थान पर राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। फिर ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन, इनको देख लो आप। कुल, ग्रामीण, विस्पति, जनपति, राजा, प्रमुख। फिर इकाई, कुल, परिवार, ग्राम, विषय, इतने भागों में बट गई थी। विवरण: एक रक्त समूह के सदस्य, अनेक परिवार का समूह, कई ग्रामों का समूह, अनेक विषयों का समूह, विशेष, लघुत्तम इकाई, बृहत्तम इकाई। फिर प्रमुख संस्कार 16: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, नर नारी का मिलन कर देंगे, नामकरण। फिर क्षत्रियों का स्थान दूसरा था। ये युद्ध करते थे, शासन करते थे, किसानों से उगाए गए करों पर जीतते थे। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए। उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन। फिर आइए आगे। आज के लिए इतना ही, आगे करेंगे हम दोस्तों कल। धन्यवाद।